हेलो एवरीबॉडी, आई एम मधु मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज भौंद कलां। आज हम एक कैपिटल एंड रेवेन्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें इसके अंदर ये देखना है कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितने टाइप्स का है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो मेन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे रहेगा। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हम खर्चा जब हम करते हैं, फंड कंपनी कोई करती है एक्वायर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए फिजिकल एसेट्स को, जैसे कि आपके प्लांट, बिल्डिंग, कोई भी और टेक्नोलॉजी या कोई इक्विपमेंट हो सकता है एटसेट्रा। और मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इसी के अंदर आता है। हम बात करते हैं बेसिकली दो मतलब हाईलाइटेड फीचर हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम देखे जाते हैं। पहला तो ये कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं या कंपनी कर रही है वो आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करे, प्लस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करे। और ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट जो है हमें लंबे समय के अंदर मिलता है वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, तभी इनको हम एसेट्स में लिखते हैं। कुछ एक एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि फिक्स एसेट को ख़रीदना या फिर उनको मतलब फिक्स एसेट की अगर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट है एटसेट्रा। बाकी इसके जो एग्जांपल्स हैं हम आगे फर्दर स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। वो एक्सपेंडिचर बेसिकली जो इन शॉर्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मीन्स इट कंस्टिट्यूट दोज एसेट्स विच डू नॉट लेड टू एसेट क्रिएशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट क्रिएशन नहीं होती, कोई नया एसेट नहीं बनता या लिया जाता। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये होता था कि हमारे पास एसेट्स जो हैं वो बनते थे, खरीदे जाते थे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ बेसिकली समेशन ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ बिजनेस थ्रू द वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसका जो बेनिफिट है बेसिकली हमें उसी गोइंग इन करंट ईयर के अंदर हम मिल जाता है, जिसकी वजह से हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में तब लिखेंगे अगर वो आपके डायरेक्ट खर्चे हैं, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम तब लिखेंगे अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, जैसे कि हमने सैलरीज दी एम्प्लॉयज़ को, एडवर्टीज़मेंट का खर्चा है, कोई डेप्रिसिएशन है, या फिर यू कैन से कि गुड्स हमने परचेज़ करिए रीसेल करने के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, लॉस हुआ फिक्स एसेट को ख़रीदने पर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए ये दोनों के अंदर डिवीज़न हुआ है। वेरी फर्स्ट हम देख सकते हैं कि परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड अगर हम ओल्ड मशीनरी की पेंटिंग करते हैं तो रेवेन्यू कैटेगरी में चला जाता है। उसके बाद अगर हम कोई प्लांट या मशीनरी इंस्टॉल करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसी प्लांट एंड मशीनरी की अगर रिपेयर है वो आपकी रेवेन्यू में चली जाएगी। एडिशनल परचेज ऑफ एन एसेट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और पेट्रोल या डीजल अगर हम डलवाते हैं मशीनरी के अंदर तो वो रेवेन्यू में चला जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ अ बिल्डिंग रेवेन्यू आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और मेंटेन करना वो रेवेन्यू है। एक्सटेंड मतलब कुछ और हमने एडिशन करी। लीगल चार्जेस हमने पे करे एक एसेट को ख़रीदने में, क्योंकि वो साथ के साथ एडजस्टिंग खर्चे थे तो कैपिटल में चले गए। अब लीगल चार्जेस अगर हम पे कर रहे हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ डेट, अगर हमने कोई ऋण है, कोई उधार है, उधार को कलेक्ट करते टाइम अगर कोई लीगल चार्जेस हैं तो वो रेवेन्यू में आएंगे। ऐसे कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा थिएटर में, क्योंकि हम उसको हम मतलब उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वो कैपिटल में चला गया। और अगर हम अगर हम उन सीट्स को रिपेयर करवा रहे हैं सिनेमा में तो वो रेवेन्यू में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की कॉस्ट कैपिटल है, और ओल्ड बिल्डिंग की पेंटिंग रेवेन्यू है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल बिल्डिंग अगर हम करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाता है, और अगर हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की रिपेयर कराते हैं तो रेवेन्यू में चला जाता है। अगर हम जो कैरियज है जो हम पे कर रहे हैं परचेज करते टाइम किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की, जो भाड़ा होता है मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने में, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वही रिपेयर, रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स का कोई खर्चा है तो वो
रेवेन्यू में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस की। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो हम स्पेंड ऑन मोर वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज विच इज़ यूज फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर जब हम गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। सॉरी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो कि हम गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाते हैं, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो हम यूज़ करना चाहते हैं। और ईयर ऑफ बेनिफिट जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका जो बेनिफिट है वो करंट और फ्यूचर दोनों में होता है। बेसिकली लॉन्ग टर्म के अंदर इसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ ऑनगोइंग ईयर, करंट ईयर में ही मिलता है। और जो उसकी ड्यूरेशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली मोर देन 1 ईयर होती है। तभी इसको हम कंसीडर करके चलते हैं कि आने वाले समय में फ्यूचर के अंदर हमें मिलेगा बेनिफिट। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी ड्यूरेशन 1 साल ही होती है, तभी उसका जो बेनिफिट है वो हमें उसी साल में ही मिल जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हम कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम जो उसकी एंट्री है वो हम करते हैं बैलेंस शीट में। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी एंट्री जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में से कहीं पर भी हो सकती है एज पर द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी कैपिटलाइज्ड। इनको आप कैपिटलाइज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी। और जो आपके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं दे विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड। नेचर की बात करते हैं हम, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर का मतलब है जो बार बार हम एक्सपेंडिचर जो है वो करते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका जो नेचर है वो बार बार करने का नहीं होता। हम एक बार, क्योंकि हमने पैसा बहुत लगा दिया होता है, तो अनलेस एंड अनटिल दोबारा उसकी रिक्वायरमेंट हो हम लोग जल्दी से उस पैसे को और दोबारा खर्च नहीं करते। नीड की बात करेंगे हम, टू इम्प्रूव द वर्किंग कैपेसिटी और टू ग्रो द बिजनेस इज द नीड ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड टू मेंटेन और टू मेक द असेट्स और टू मेक द बिजनेस इन द रनिंग कंडीशन या कैपेसिटी प्रॉपरली, वो होती है आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैचिंग कंसेप्ट, दीज आर नॉट मैच्ड विद द कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट के साथ ये मैच नहीं होती है, बट इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे आर मैच्ड विद द रेवेन्यू रिसीट्स टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। ये हम आगे इनकम मेजरमेंट में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो है इसकी कैटेगरी है वो है सब कैटेगरीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कोई सब कैटेगरीज नहीं है, बट येस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की 2 कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो डायरेक्ट हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, फैक्ट्री तक के खर्चे। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो फैक्ट्री के बाद खर्चे होते हैं, वो हम ऑफिस में ले जाते हैं, जिसको हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनकम मेजरमेंट की। इनकम मेजरमेंट के अंदर अभी तो हमने ये एक्सपेंडिचर का किया था, अब इनकम मेजरमेंट की बात करेंगे। ये बेसिकली 2 मेथड्स के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। पहला इज़ द कंपैरिजन ऑफ द नेटवर्थ एंड नेक्स्ट इज़ द मैचिंग ऑफ द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट, जो हमने भी बात करी थी रेवेन्यू वाले में। मैचिंग कंपैरिजन ऑफ द नेटवर्थ। अब हम इस मेथड में पहले बात करेंगे कि नेटवर्थ पहले तो पता होना चाहिए कि होती क्या है। दैट इज़ द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज़। नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ होता है। हम ये देखते हैं कि नेटवर्थ एक ऑर्गेनाइजेशन की एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या है और बिगनिंग में क्या थी, उन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। अगर जो है नेटवर्थ इंक्रीज हो रही है हमारी, तो हम मान लेते हैं वो हमारी क्या है, इनकम है। लेकिन वाइस वर्सा की भी तो पॉसिबिलिटी है। ऑन द अदर हैंड हम ये देख के चलते हैं कि अगर उस नेटवर्थ में डिक्रीज हो रहा है तो जो है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस की तरफ जा रही है। इसके लिए जो हम लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यूएशन करते हैं वो हमें कोई मतलब एज सच कोई ऑब्स्टेकल जो है हमारे मतलब उसमें नहीं लेके आती वैल्यूएशन के टाइम पे। बट अगर हम एसेट की वैल्यूएशन करने चलें, दैट इज़ वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको ट्रू उसकी वैल्यू को जो है कंसीडर करना, मतलब उसकी कैलकुलेशन करना। तो इसलिए उन्होंने 3 मेथड हमें दिए हुए हैं। एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग ऑफ द असेट्स, एक है रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। नाम से समझ आ रहा है कि एसेट को
कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसके बेसिस पे ये मेथड है। नॉर्मली हमारे अकाउंट्स के अंदर हम इसी को ही कंसीडर करते हैं कि बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हम 100 टाइम यही मेथड यूज़ करके चलते हैं कि हमने एसेट को ख़रीदा किस वैल्यू के ऊपर था। हालांकि अकाउंट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी यही है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर हम कंसीडर करते हैं, जबकि मार्केट वैल्यू पे कंसीडर करना चाहिए। इतना टाइम पहले हमने जो एसेट खरीदी थी आज उसकी वैल्यू क्या है पता तो तब होना चाहिए ना। हम लोग क्या करते हैं 10 साल पहले की एसेट खरीदी थी उस टाइम से हम डेप्रिसिएशन काउंट करना शुरू करते हैं, या हमने सेल करनी है तब भी, तो वो एक सही तरीका नहीं है। अब इसके अंदर पहले हम 2 पार्ट्स में एसेट को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इन प्रैक्टिकल ये बहुत डिफिकल्ट है, बट समहाउ थ्योरेटिकल प्रिस्क्रिप्शन यही कहती है कि एक पार्ट है जो कि एसेट का यूज्ड है और एक पार्ट जो है वही अनयूज्ड है। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि मतलब उस यूज्ड एसेट में जो है कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है और हमें उससे कितना बेनिफिट हुआ, और जो अनयूज्ड है उसके अंदर भी हम यही चीज़ देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी होगी और उससे हमें कितना बेनिफिट होगा। जबकि जो हमारी कॉस्ट जो हम एसेट यूज़ कर चुके हैं उसके तो सम हम कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं, हमें पता भी चल जाएगा। बट अनयूज्ड का आप कैसे मेजरमेंट करोगे कि कॉस्ट कितनी होगी और बेनिफिट कितना होगा। तो इस वजह से जो टास्क है ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और पर्सनल जजमेंट के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जहाँ पर्सनल जजमेंट आ जाएगी वहाँ पर तो मतलब एक पार्शियलिटी लगा लो, मतलब वहाँ पर एक आप सही से डिसीजन नहीं ले सकते। सेकंड मेथड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग ऑफ द एसेट। ये हमने मतलब प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग का मतलब कि आज वैल्यू निकालेंगे जो आने वाले टाइम में हमारे पास पैसा होगा, यानी कि डिस्काउंटेड मेथड। बट ये हमेशा मान के चलना जो एक बनी हुई है चीज़ कि आप नॉर्मली भी समझ देखिए इस चीज़ को कि 1 रुपये की जो कीमत है वो आज ज़्यादा होगी क्या फ्यूचर में? आज ही ज़्यादा होगा। अगर आप उसको आज इन्वेस्ट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं कोई अगर वो चीज़ पड़ी रहेगी तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी 1 रुपये की। लेकिन अगर उसको आप फर्दर आपने इन्वेस्ट कर देते हो, आज कुछ उसका प्रोडक्टिव कर लिया, तो आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। और ये एस्टिमेट जो फ्यूचर अर्निंग के हैं ये भी एसेट की जो है आपको ट्रू पिक्चर नहीं देते हैं। थर्ड मेथड रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस, ये भी एक मेथड बनाया हुआ है इन्होंने कि जिसके बेसिस पे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो हम एसेट को रिप्लेस करते हैं उस कॉस्ट के ऊपर हम जो है मेजर कर सकते हैं। बट ये भी इन एक्चुअल जो है वो फीसेबल नहीं है। क्यों नहीं है? हम चाहे हमारे पास एग्जाम्पल देखिए 2 आइडेंटिकल मशीन्स हैं जिनकी लाइफ भी सेम है, प्रोडक्टिविटी से सेम है, लेकिन क्या हम अगर उसकी वैल्यू निकालने चल लगेंगे तो सेम आएगी? नहीं। टेक्नोलॉजी रोज़ के रोज़ बदल रही है जिसकी वजह से उसकी वैल्यूएशन भी सेम आना के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से एक और जो मेथड है सेकंड मेथड, दैट इज़ द मैचिंग ऑफ रेवेन्यू और ओवर द कॉस्ट, इसको मतलब प्रैक्टिकलिटी के व्यू पॉइंट से कुछ हद तक सही माना गया है। इसमें ये बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट की तरह है जो हमने अकाउंट्स के फर्दर मतलब जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके अंदर क्या कहता है कि इनकम इज़ डिटरमाइंड बाय मैचिंग रेवेन्यू एंड द कॉस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो फर्स्ट मेथड था उसके अंदर जो हमने नेटवर्थ वाला मेथड किया था उसके अंदर से हमने इनकम निकाली थी बैलेंस शीट के, क्योंकि वो सारी की सारी जो चीज़ें जैसे कि जो असेट थी और लायबिलिटीज़ थी वो हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में, तो वहाँ से हमने उठाई थी। लेकिन जब ये वाला मेथड है इसकी जो आपकी ट्रांजैक्शन के जो आइटम है वो सारी की सारी कहाँ पर आपको मिलेंगी? इनकम स्टेटमेंट से। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम रेवेन्यू जो है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद वो कॉस्ट जो उन रेवेन्यू को जनरेट करने में हमारी लागत जो लगी है, जो खर्चा हुआ है, उनको देखते हैं। और कुछ एक चीज़ें जो हैं इसके अंदर नोट करने वाली बातें हैं, पॉइंट जो हैं वो नोट करने वाले हैं। पहला कि एक आइटम रेवेन्यू की ऐसी सारे के सारे वो खर्चे चाहे वो पे किए गए हैं चाहे वो पे नहीं किए गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे ही आएंगे। और इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने नहीं भी पे किए होते हम लोग उसको ऐड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, बिकॉज वो इसी साल के बकाया हैं और हमें अभी पे करने हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि कोई ऐसा खर्चा, एग्जांपल लेके चलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इस साल का मतलब इस साल जो है अगले साल का जो है हमने कुछ एक हिस्सा जो है पे कर दिया, वो अगले साल का हिस्सा यहाँ पर नहीं आएगा, वो अगले साल से रिलेटेड है तो उसको हम शो नहीं करेंगे। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, वो इस साल से लिंक ही नहीं करता। देखिए इस साल से लिंक नहीं करता चाहे हमने पे कर दिया, बट हम नहीं लिखेंगे उसको।
और ऊपर मैंने बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने नहीं भी पे किया, बट वो है किसका, इसी साल का, तो हमें पे करना है और उसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो एट द एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड रह जाते हैं, उसके साथ और कोई खर्चे जो उसी से रिलेटेड है उनको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्योंकि ये गुड्स जो हैं वो अगले पीरियड ही बिक पाएंगे, इस साल इनका कोई अब काम नहीं है। इसी वजह से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द इनकम रिसीवेबल मस्ट बी एडेड इन द रेवेन्यू, और अगर हम एडवांस इनकम कोई रिसीव कर रहे हैं तो उनको हम डिडक्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर द कैपिटल एंड द रेवेन्यू चैप्टर। थैंक यू।